नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआर अकेडमी फिरोजाबाद में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, 2-4 दिन काफी ज्यादा मैं बिजी रहूंगा और आपकी लाइव क्लास में नहीं ले पाऊंगा। इसी वजह से आपकी क्लास मिस नहीं हो जाए, मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आई होप कि आप सभी लोग कोऑपरेट करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करेंगे हम क्लास का पहला लिटरेरी टर्म्स जो कि दिया गया है एड होमिनम। ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट लिटरेरी टर्म होता है, इसको अंडरस्टैंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसको काफी इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए समझ लेते हैं एड होमिनम क्या होता है। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा और पॉइंट वाइज समझाऊंगा, जिससे कि सारी चीजें आप क्लियरली समझ पाए। तो देखिए होता क्या है, इस टर्म को आप याद रखेंगे। एड होमिनम इज आल्सो नोन एज आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम। अगर इसका अल्टरनेटिव नेम आप लोगों के सामने आ जाए तो आप इसको पहचान पाएंगे आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम के नाम से। ठीक है, दिस इज अ रिटोरिकल डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स कमेंटिंग ऑन और अगेंस्ट द इंडिविजुअल मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट रेदर देन ऑन आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है, जनरली होता क्या, आप लोगों ने क्रिटिसिज्म पढ़ा होगा। क्रिटिसिज्म में क्या होता है, किसी दूसरे राइटर या दूसरे स्पीकर की बातों पर कमेंट किया जाता है, मतलब उनके जो स्टेटमेंट होते हैं उन पर कमेंट किया जाता है। बट क्या हो, जब उनकी कमेंट पर टिप्पणी न करके जो इंसान बोल रहा है उस इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर हम टिप्पणी करें, मतलब कि कमेंट करें। तो जब हम किसी की कमेंट पर टिप्पणी न करके किसी डायरेक्ट फेस पर कमेंट करते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते हैं, वही हमारा होता है एड होमिनम। ठीक है, मैं इसको काफी आसान लैंग्वेज में एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद में आपको इसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसके कुछ बेसिक्स को समझ लीजिए, जिससे कि आप इसे आसानी से और अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाए। द डेफिनेशन ऑफ एड होमिनम हैज इवॉल्व ओवर टाइम। कहने का मतलब ये, इसकी जो डेफिनेशन है इस टर्म की, वो समय के साथ में विकसित होती रही है, अलग अलग इसके संदर्भ आते रहे हैं। But originally the term referred to making a point about the opponent's personal assumption to show how their argument is unsound। कहने का मतलब ये है कि समय के साथ में इसकी जो डेफिनेशन है वो विकसित हुई, और उसके बाद में अगर हम पर्सनली इसकी बात करें तो उसका जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, जो ओरिजिनल इशारा जाता है इसका, वो इस तरफ जाता है कि किसी व्यक्ति का पर्सनल अजम्पशन, उसकी जो व्यक्तिगत धारणाएं हैं, उन धारणाओं के खिलाफ हम बोलते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका जो व्यक्तिगत मत है, उसकी जो धारणा है, जो कि उसकी खुद की धारणा है, वह कितनी बेसलेस है, इसका कोई आधार नहीं है। ये हम उस कमेंट में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से हम उसे ऑरल अटैक करते हैं उसकी खुद की पर्सनैलिटी पर। ठीक है, over time this is changed and now the term refer to resorting to personal attack rather than addressing an opponent's argument। जैसा कि पहले क्रिटिसिज्म के अंतर्गत जो क्रिटिकल कमेंट होती थी उनको आलोचनात्मक रूप से उन पर टिप्पणी की जाती थी, बट नाउडेज इसका टर्म बदल गया है, इसका जो मीनिंग है वो भी चेंज हो गया है। अब इस कमेंट पर टिप्पणी न करके उस डायरेक्ट फेस पर टिप्पणी की जाती है, जिस फेस के द्वारा वो बात कही जा रही है। ठीक है, जैसे कि मैं जिस बात को कह रहा हूं, कोई मेरी बात को मेरा नाम लेकर नकारने की कोशिश करे तो ये हमारा एड होमिनम हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। और द ट्रांसलेशन ऑफ द टर्म इंडिकेट दिस शिफ्ट। एड होमिनम is Latin for to the person, but it has been translated as against the person। आज के मॉडर्न टाइम में इसका जो मतलब हो गया है व्यक्ति के खिलाफ, और लैटिन में इसका मतलब था वो किसी व्यक्ति के लिए था। ठीक है, इसका जो आज के मॉडर्न युग में इसका जो ट्रांसलेशन है वो व्यक्ति के खिलाफ के रूप में किया जाता है, और लैटिन में जो किया जाता था वो किसी व्यक्ति के लिए किया जाता था। तो दोनों टर्म मैंने डिफाइन कर दिए। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, और मैं पूरी तरीके से आपको आश्वस्त करता हूं कि इस एग्जाम्पल के बाद में आप इस टर्म को बखूबी समझ जाएंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि कोई राजू नाम का कैंडिडेट है। एक राजू नाम का कैंडिडेट है, उसका खुद का अजम्पशन क्या है, वो सोचता है आई थिंक एट द टाइम ऑफ मैरिज द बॉय फील्स अटमोस्ट हैप्पीनेस। शादी के समय, जब शादी होती है लड़कों की, तो कोई लड़का है, वो कोई लड़के का मतलब कॉमन बॉय की बात हो रही है, वो शादी के समय बहुत ज्यादा खुश महसूस करता है अपने आप को। ये उसकी धारणा है, किसकी, राजू की धारणा है, उसका पर्सनल ओपिनियन है ये। उसका फ्रेंड कहता है, उसका फ्रेंड क्या कहता है, नो ही रिमेन्स इन स्ट्रेस ऑफ हिज
मैरिज, यहाँ पर एरेज हो गया, वहां पे मैरिज कर लीजिएगा। नो ही रिमेन्स इन स्ट्रेस ऑफ हिज मैरिज दैट इज टू बी शून। नहीं, इसका अजम्पशन क्या है, इसका खुद का अजम्पशन है, खुद का पर्सनल व्यक्तिगत एक मशवरा है, उसकी राय है। वो ये चाहता है कि ये व्यक्ति मेरी बात माने कि नहीं। जो लड़का होता है वो शादी के स्ट्रेस में रहता है, जो उसकी होने वाली है, बहुत जल्दी वो शादीशुदा जिंदगी में प्रवेश करने वाला है, वो उसके स्ट्रेस में रहता है। ठीक है, दोनों की अलग अलग अजम्पशन हो गई, अलग अलग धारणाएं हो गई। उसके बाद में राजू क्या कहता है, राजू क्या कहता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द मैरिज, तुम शादी के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट द मैरिज टाइम एक्सपीरियंस, तुम शादी के वक्त के अनुभव के बारे में क्या जानते हो। यू आर नॉट इवन मैरिड, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। एंड आई थिंक नन ऑफ योर ब्रदर्स टू, और न तुम्हारे किसी भाई की हुई है, तुम्हें शादी के बारे में क्या पता। तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ किसी कमेंट पर टिप्पणी नहीं की गई, यहाँ डायरेक्ट उस पर्सनैलिटी पर टिप्पणी की गई, जो पर्सनैलिटी ये कहने की कोशिश कर रही है कि शादी के टाइम पर लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, इन दिस एग्जाम्पल राजू इज डिसमिसिंग हिज फ्रेंड्स पॉइंट बाय कमेंटिंग ऑन हिज मार्शियल स्टेटस। यहाँ पर राजू अपने फ्रेंड के उस पॉइंट ऑफ व्यू को नकारता है, किस चीज की बहस पर नकार देता है, इस चीज पर कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है, जो उसने कहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, किसी पर्सनल यानी किसी व्यक्तिगत कैंडिडेट को यहाँ पर कमेंट किया जाता है, न कि उसके आर्ग्यूमेंट पर कमेंट की जाती है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला हमारा जो लिटरेरी टर्म है वो है एडिनेटन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हालांकि एग्जामिनेशन में इसका प्रचलन काफी ज्यादा नहीं है, बट ये जरूरी नहीं कि जो चीज प्रचलन में नहीं हो वो आगे प्रचलन में नहीं आए। ठीक है, तो एडिनेटन का मतलब क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा। एडिनेटन इज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एड्यूनेटन, यानी कि ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है एड्यूनेटन, और इसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं एड्यूनेशन के तौर पे, और इसका मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल। देखिए समझिए, आप लोगों ने हाइपरबोले पढ़ा होगा, जहां मैं आपको एडिनेटन पढ़ा रहा हूं। एडिनेटन और हाइपरबोले में एक माइन्यूट डिफरेंस होता है, जैसे एनालॉगी और मेटाफोर और सिमिली में होता है, उसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा क्या है। इट इज अ रिटोरिकल डिवाइस, ये क्या है, एक रिटोरिकल डिवाइस है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरबोल, ये भी एक हाइपरबोले की फॉर्म है, बट इसमें डिफरेंस क्या है। इन विच एग्जैगरेशन इज टेकन टू ग्रेट एक्सट्रीम वेयर इट इज सीन इम्पॉसिबल। यहाँ पर जो अतिशयोक्ति होती है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की जो टेक्निक होती है, वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जो कह रहा है ये बात नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना, याद रखेंगे इस चीज को। अतिशयोक्ति को भी यहाँ पर मैग्नीफाइड करने की कोशिश की जाती है, यानी जनरली जो लोग बूस्टिंग करते हैं उस बूस्टिंग को भी मैग्नीफाइड करने की कोशिश की जाती है, जिसे हम बोलते हैं एडिनेटन। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, व्हेन हाइपरबोले इज मैग्नीफाइड टू सच एक्सटेंट दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू ऑकर, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम हाइपरबोले अतिशयोक्ति को भी उस रूप में कहने की कोशिश करें कि वो हमें इम्पॉसिबल होना प्रतीत हो जाए, तो वही हमारा एडिनेटन कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी खासियत यह है कि एडिनेटन आर एग्जैगरेटेड इन ऑर्डर टू इम्पेयर। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज कॉल्ड एडिनेटन, बट इसकी कंडीशन है कि मोस्टली आइडियाज आर एग्जैगरेटेड इन ऑर्डर। यहाँ पर जो आइडियाज होते हैं, जो बहुत ज्यादा अतिशयोक्त वाले होते हैं, जो इम्पॉसिबल हमें नजर आते हैं, वो एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में एम्फसाइज किए जाते हैं। और हाइपरबोले में क्या होता है, हाइपरबोले में एक जनरल वे में एक सेंटेंस होता है जिसमें हमें अतिशयोक्ति दिखाई पड़ती है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को, जिससे कि आप इसे बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। चलिए चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। देखिए यहाँ पर मैंने एक तो शॉर्ट टर्म का एग्जाम्पल दिया है, एक लाइन का एग्जाम्पल दिया है, दूसरा मैंने दिया है यहाँ पर एक सीक्वेंस, जो कि हम ऑर्डर में उसे समझ पाएंगे, जिससे दोनों तरीके आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा एक सेंटेंस की, जो कि नॉर्मल वे में एक लाइन का है। आई विल सूनर हैव अ बियर्ड ग्रो इन द पाम ऑफ माई हैंड, बहुत जल्दी मेरे हाथ पर क्या आ जाएगी, दाढ़ी निकल आएगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं, दाढ़ी किसके हाथ में निकल सकती है। आई विल सूनर हैव अ बियर्ड grow in the palm of my hand then he shall get one on his cheek, जब उसके गाल पर एक बाल आएगा तब तक तो मेरे हाथों पर दाढ़ी निकल आएगी। तो ये क्या है, ये एग्जैगरेशन है, अतिशयोक्ति है, बट मैग्नीफाइड एग्जैगरेशन है, यानी कि अतिशयोक्ति को भी बहुत ज्यादा हाइपरनेस में बोला गया है। ऐसा भला हो सकता है कि किसी की एक दाढ़ी का एक बाल निकले तब तक उसके हाथ पर दाढ़ी निकल आए, ऐसा हो सकता है क्या, नामुमकिन है।
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब चलते हैं हम इसके ऑर्डर वाले एग्जैगरेशन पे। यहाँ पर देखिए हमने एक पोइट्री की लाइन लिखी है, एक स्टैंजा लिखा है, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, डियर, हे प्रिय, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, आई लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट, जब चाइना और अफ्रीका दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक है। भला एक स्पेस दूसरे स्पेस से कैसे चिपक सकता है, वन प्लेस कैन नेवर टच द अदर स्पेस, ठीक है। इसको फिर ऑर्डर में सीक्वेंस में आगे बढ़ाया गया है। एंड द रिवर जंप्स ओवर द माउंटेन, और जब नदियां माउंटेन से ऊपर निकल जाएंगी, भला नदियां माउंटेन से ऊपर कैसे निकल जाएंगी, नदियां तो माउंटेन से नीचे गिरती हैं, ठीक है। एंड द सेलोमन सिंग्स इन द स्ट्रीट, और जब शेलमन गली में गाएगा, आई लव यू टिल द ओशियन इज फोल्डेड एंड हैंग अप टू ड्राई, मैं तब तक प्यार करूंगा जब तक ओशियन सूख नहीं जाएगा। बड़ा समुद्र कभी सूख सकता है, नहीं सूख सकता है, ठीक है। और यहां पर लास्ट में दिया गया, एंड द सेवन स्टार्स गो स्क्वेइंग लाइक गीज अबाउट द स्काईज। तो इस पूरे स्टैंजा में हमने देखा कि जो एग्जैगरेशन है, अतिशयोक्ति यहाँ पर की गई है, वो मैग्नीफाइड है, बहुत ज्यादा उसको डिग्निफाइड किया गया है, मतलब हद से ज्यादा कर दिया गया है, और ऐसा लग रहा है कि वो एक असंभव, इम्पॉसिबल वर्क है जो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं ये ली गई हैं, एज आई वॉक आउट वन इवनिंग बाई W.S. ऑर्डन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करूंगा हाइपरबोले पे, क्योंकि हम हाइपरबोले के ही फॉर्म पे बात किए थे, और आई थिंक किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कि हाइपरबोले और ये थोड़ा सा सिमिलर है, डिफरेंस कैसे करेंगे। तो सभी लोग हाइपरबोले को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाइपरबोले इज अ टाइप ऑफ फिगरेटिव स्पीच दैट एड एम्फेसिस, और कहने का मतलब यह हाइपरबोले क्या है, एक फिगरेटिव स्पीच है जिसमें किसी बात पर बहुत ज्यादा दबाव देने के लिए थोड़ा सा एग्जैगरेशन कर दिया जाता है, जिससे वो बात थोड़ी ज्यादा प्रभावी लगने लगती है। और हम बोल सकते हैं हाइपरबोले इज ऑफन अ बोल्डली ओवर स्टेटेड, यानी जिसको बड़ा चढ़ाकर बोल दिया जाता है, और द एग्जैगरेटेड क्लेम और स्टेटमेंट दैट एड एम्फेसिस विदाउट द इंटेंशन ऑफ बीइंग लिटरेरी ट्रू, उसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा चढ़ाकर बोल दिया जाता है, भले वो लिखित रूप से लिटरेरी एकदम सही नहीं होती है। इसका भी एक एग्जांपल हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, जैसे कि मैंने एक जनरल वे में बोल दिया, आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूं, आई कुड ईट अ हॉर्स, घोड़े को भी खा सकता हूँ ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक एग्जैगरेशन किया जाता है, थोड़ी सी किसी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर बोल दिया जाता है। शी कैन हियर अ पिन ड्रॉप अ माइल अवे, वो एक पिन एक मील दूर गिर जाए उसकी भी आवाज सुन लेती है। तो यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है, सुनने की जो क्षमता है, उसको थोड़ा सा एग्जैगरेट करने की कोशिश की गई है, मतलब थोड़ा बड़ा चढ़ाकर, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल दिया है बस। लेकिन यहाँ पर ऐसा वर्क नहीं दिया है जो इम्पॉसिबल होता है, मतलब यहाँ पर क्वालिटी तो दर्शाई है बट उसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बोल दिया है, ठीक है, जो कि लिटरली एक ट्रू फैक्ट नहीं होता है। बट वहां पर क्या है, वहां पर इम्पॉसिबल कर दिया जाता है कि वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट पे। हमारा अगला जो टर्म है वो है एस्थेटिसिज्म, ठीक है। एस्थेटिसिज्म काफी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है और इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्या है, जनरली ये एक मूवमेंट है, दिस इज अ मूवमेंट दैट बिलीव्स आर्ट इज सेल्फ सफिशिएंट। इस आर्ट यानी इस मूवमेंट का जो मानना है वो क्या है, आर्ट इज सेल्फ सफिशिएंट, आर्ट सिर्फ अपने आप में सेटिस्फैक्टरी, मतलब कहने का यह है आर्ट फॉर आर्ट से, मतलब कहने का यह है आर्ट फॉर आर्ट से। अब इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर कहीं आप अगर मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और आप ये सोचते हैं कि इस मूवी में लास्ट में जाकर हीरो मर क्यों गया, समझिए मेरी बात को, इस मूवी में लास्ट में जाके हीरो मर क्यों गया, तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें लॉजिक लगा रहे हैं, लॉजिक, और वो लॉजिक आपको आर्ट में नहीं लगाना है, ठीक है ना। मूवी भी क्या एक तरीके की आर्ट है। इसी तरीके से अगर कोई आप फिक्शन पढ़ रहे हैं, उस फिक्शन में उस कहानी का हीरो मर जाता है, या वो कोई गलत तरीका गलत रूट अपना ले जाता है, या कुछ और कर लेता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, आप क्या करते हैं, उसमें लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बात समझाने की है वो ये है कि एस्थेटिसिज्म ये कहता है कि किसी भी लिटरेरी वर्क में लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो किसके लिए होता है, आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए, मतलब आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए, उसको आर्ट के नजरिए से देखिए, लॉजिक के तरीके से नहीं देखना है। जब आपने उसमें लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे ना, तो उसका जो मजा होता है वो खराब हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आप उसमें लॉजिक डालेंगे अपना, ऐसा क्यों था, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था। अब हैमलेट को पढ़ लीजिए, हैमलेट में घोस्ट दिखाया गया है, क्या जनरल वे में घोस्ट आपको कहीं देखने मिलता है? नहीं मिलता है। लॉजिक लगाएंगे तो मजा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉजिक नहीं लगाना है। इस मूवमेंट का कहना यही है कि आर्ट जो है वो सिर्फ आर्ट के लिए है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इस पर कि इसके जो मुख्य जो अचीवर थे वो कौन कौन थे। तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट राइटर्स है जिसमें नाम शामिल होता है वाल्टर पीटर का, जॉन रस्किन का, ओस्कार वाइल्ड का, ठीक है, याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी कल 9 बजे आएगी। आई होप कि आप उसे भी इंजॉय करेंगे। और जैसे ही मैं फ्री हो जाता हूँ, 1-2 दिन में फ्री हो जाऊंगा, शादी में जा रहा हूँ एक में, उसके बाद में आपकी लाइव क्लास दोबारा से शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना।